तो आप लोगों को बाकी चीजें समझ में आए इसके लिए मैं थोड़ा सा वेक्टर और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो आगे के लिए बहुत रिक्वायर्ड है वो मैं हल्का सा आपको हिंट दे रहा हूं। आज ही की क्लास में कोशिश करेंगे इन चीजों को कंप्लीट करने की। देखो, वेक्टर का मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा डायरेक्शन भी हो। ठीक, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का मतलब अगर किसी भी वेक्टर को लिखें तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट को टेल बोलते हैं और एंडिंग पॉइंट को हेड कहा जाता है। इसके पास दो चीजें होती हैं, सबसे पहला मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज होता है इसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इस एरो की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ द एरो। अगर ये ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ए से या फिर दो पैरेलल लाइंस के बीच में ए वेक्टर को लिखकर ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और दूसरी चीज होती है, अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ये जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है दैट एंगल रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, पहला आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कहां से, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है, ये एंगल थीटा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। और साथ ही साथ इस एरो का हमको लेंथ पता होना चाहिए जो कि इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ठीक, कई सारे टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए होंगे जिसमें काम के जो है मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं। सबसे पहला है जो काम का वेक्टर है दैट इज यूनिट वेक्टर। किसी भी यूनिट वेक्टर का जो लेंथ होता है वो हमेशा 1 यूनिट होता है। ठीक, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया एनी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए वेक्टर ये है और इसका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 13 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई, इसका ये जो लेंथ है वो बेटा मान लो 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, और हमने आपसे कहा कि हमको इसी की डायरेक्शन में कोई 1 यूनिट का वेक्टर चाहिए, तो वो 1 यूनिट का वेक्टर कुछ इतना बड़ा होगा भाई, इसी की डायरेक्शन में होगा, लेकिन लेंथ कितना होगा उसका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये वेक्टर कहलाता है बेटा ए कैप, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का सिंपल मतलब है वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का आप डिवाइड कर दीजिए ताकि डायरेक्शन ए वेक्टर का ही रहे लेकिन लेंथ कितना हो जाए 1 यूनिट। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरीके से अगर दूसरे वेक्टर का हम लोग बात करें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। वो भी यूनिट वेक्टर्स हैं बट दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसे 3 वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दे आर अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप है। सो आई जे के, these are 3 orthogonal unit vectors along x, y and z direction। ठीक, आपसे अगर कहा जाए x डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर बताइए तो वो कौन है, आई कैप। y डायरेक्शन में एक यूनिट का पूछा जाए तो j कैप, z डायरेक्शन में एक यूनिट का पूछा जाए तो k कैप। x डायरेक्शन में 3 यूनिट का अगर आपसे वेक्टर पूछे तो 3 आई कैप। बेटा x डायरेक्शन मतलब आई कैप, अब अगर 3 यूनिट का पूछे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बिकम 3 आई कैप। वाई डायरेक्शन में 5 यूनिट का पूछे तो 5 जे कैप। इसी तरीके से जेड में हम बता सकते हैं। अब इनका यूज करके हम लोग एक वेक्टर के टाइप को समझ सकते हैं जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर, जैसे ये पॉइंट है मान लो, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, तो इस 2,3 पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब ओरिजिन को इस पॉइंट से जोड़ दो, ओरिजिन को इस पॉइंट से जोड़ने वाला ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, दैट ओपी वेक्टर, या इसी को आर वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं, दैट आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर लिखने का सिंपल सा मतलब है, जरा ध्यान से समझिएगा, 2,3 का मतलब बेटा ये होता है एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट और वाई एक्सिस पर
3 यूनिट। तो एक्स एक्सिस पर जो 2 यूनिट है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2i कैप, क्या लिख सकते हैं 2i कैप, और y डायरेक्शन में जो 3 यूनिट है दैट इज 3j कैप। सो 2,3 पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी सिंपली 2i कैप प्लस 3j कैप। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट सोचो हो 1, 2, 3, तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर बेटा क्या होगा i कैप 2j कैप प्लस 3j कैप। तो 1, 2, 3 के करस्पॉन्डिंग i j के लगा दो बस, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका मतलब अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज लेट अस सपोज इन जनरल x y z, अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। क्या ये बात समझ में आया? सिंपल सा वेक्टर। अगला जो हमें पता होना चाहिए वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट जो हमको आइडिया होना चाहिए वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लो x और y एक्सिस है, एक पॉइंट यहां पर है P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 2, 3, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये होगा। इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी? बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप। और अगर बेटा कोई एक पॉइंट यहां पर है Q जिसका मान लीजिए है पोजीशन -3, तो इसका कितना होगा? -3i कैप प्लस 2j कैप। सिंपल बेटा i j k लगा दो बस, ठीक। जो भी वेक्टर हो, जो भी पॉइंट हो, उसमें बस i j k लगा दीजिए। अब अगर आपसे कहा जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा। P से Q की तरफ अगर हम गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सो दैट इज फ्रॉम P टू Q। P और Q को सिंपली जोड़ दो तो क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो लेट अस सपोज बेटा ये R1 वेक्टर है जो कि 2i कैप प्लस 3j कैप है, ये R2 वेक्टर है जो कि -3i कैप प्लस 2j कैप है। अब अगर आपसे कहा जाए ये वाला वेक्टर बताओ जिसका नाम मान लेते हैं R वेक्टर है, तो हम लोग यहां पर वेक्टर का एक एडिशन का ट्रायंगल्स लॉ होता है। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगल्स लॉ होता है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है। ट्रायंगल्स लॉ ये कहता है कि अगर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए दूसरे के टेल को पहले के हेड से ज्वाइन करते हैं। जैसे ही ज्वाइन करेंगे, देखो ये पहला होगा वेक्टर बेटा और ये दूसरा वेक्टर है, ये वाला पहला है और ये वाला दूसरा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है, फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से जोड़ दो तो यही है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब अगर ये है पहले का टेल और ये है आखिरी का हेड यानी सेकंड का हेड, तो पहले के टेल को आखिरी के हेड से जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पर चेक करो पहला पॉइंट कौन सा है और आखिरी पॉइंट कौन सा है। देखो यहां से एक वेक्टर शुरू हुआ है, यहां से दूसरा वेक्टर शुरू हुआ है, तो ये पहला पॉइंट हुआ और ये आखिरी पॉइंट हुआ। इनको जोड़ने वाला वेक्टर कौन सा है? R2 वेक्टर। तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो R1 वेक्टर और R वेक्टर का सम है R2 वेक्टर। इसका मतलब वी कैन राइट हियर R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। सो वी कैन राइट R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब R2 वेक्टर ये है जिसकी वैल्यू अपने को पता थी -3i कैप प्लस 2j कैप, और R1 भी पता है 2i कैप प्लस 3j कैप। अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा R वेक्टर बता दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सिंपल मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अगर आपसे मैं बोलूं कि आप मुझे PQ वेक्टर बताओ, तो PQ वेक्टर का सिंपल मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P।
दूसरे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये, सो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q का पोजीशन वेक्टर बेटा कितना है, -3i कैप प्लस 2j कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, -3 - 2 कितना आएगा, माइनस का 5i कैप, 2j माइनस 3j माइनस का j। तो क्या हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर कभी रिक्वायर्ड हो तो निकाल सकते हैं। अभी एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसमें स्टार्ट करते ही सबसे पहले आएगा वर्क। वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वहां पर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज आएगा, बिना इसके हम वहां वर्क आपको नहीं समझा पाएंगे, ठीक। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, अभी भी समय है। बताओ भाई, जो लोग नए हैं अगर जरा भी डाउट हो पूछ लें, और आप लोग भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। आई बात समझ में? अब इसके आगे की बात करते हैं। देखो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसके बाद वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हो, तो ऐड करने के लिए सबसे पहला लॉ मैंने आपको बताया, अगर ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ऐड करना है हमें दोनों वेक्टर्स को, तो बी के टेल को ए के हेड पर रख देंगे। जैसे ही आप रखोगे, ये देखो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी दिस वेक्टर। यही रिजल्टेंट हो जाएगा विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सिंपल, ठीक। अगर मान लो दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो बस सिंपली ऐसे ही ऐड करते चले जाओ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, अब सी वेक्टर भी है तो सी वाला वेक्टर बी के हेड पर जाएगा। अब रिजल्टेंट पूछा जाए तो अगेन फर्स्ट पॉइंट को लास्ट से मिला देंगे, ये होगा रिजल्टेंट। मान लो एक और वेक्टर है, तो मैंने आपसे कहा था अगर ये डी वेक्टर भी हो गया तो फिर से रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। एक और वेक्टर हो जाए यहाँ पर ई वेक्टर, अगेन आपसे मैं बोलूं पांचों को ऐड करो तो फिर से रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। एक और सिक्स्थ वेक्टर हो गया, जहां से शुरू किया वहीं वापस पहुंच गए, तो फर्स्ट पॉइंट भी यही है, लास्ट पॉइंट भी यही है, तो फिर ज्वाइन किसको करें, तो ऐसे में रिजल्टेंट क्या होगा, 0। मतलब कुछ वेक्टर्स को ऐड करने पर अगर एक क्लोज्ड कर्व बन जाए तो रिजल्टेंट बिकम्स 0, तो ये हो गया 0 वेक्टर। ऐसे ही अगर ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसको वापस मैं यहां तक ले आऊं तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। अगेन जहां से शुरू किया अगर वहीं पर खत्म कर दें तो रिजल्टेंट बन जाता है 0। तो ये हो गया वेक्टर को ऐड करने के लिए आपका दूसरा लॉ, जिसका नाम है पॉलीगन्स लॉ। पहला ट्रायंगल्स लॉ और दूसरा पॉलीगन्स लॉ। इसके बाद तीसरी चीज आपको यहां पर, तीसरा लॉ आपको पढ़ाते हैं पैरेललोग्राम्स लॉ। पैरेललोग्राम्स लॉ का सिंपल सा मतलब है, यहां पर अपने को मिलेगा एक फॉर्मूला, यहां पर क्या मिलेगा, फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जरा। फॉर्मूला होता है, अगर ये ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, और आपको कहा जाए दोनों को ऐड कर दो। देखो पिछली बार दूसरे के टेल को पहले के हेड पे रखा था, यहां रखा था, और फिर इसको इससे मिलाया था, सही है। इस बार दोनों के टेल को हमने ज्वाइन किया है, तो पैरेललोग्राम्स लॉ में इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों के टेल्स को ज्वाइन किया जाएगा। और अब आप यहां से पैरेललोग्राम बनाओगे। पैरेललोग्राम मतलब इसके पैरेलल लाइन खींचो और इसके पैरेलल यहां से खींचो। जैसे ही आप इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, चेक करिए यहां कहीं पे कट करेगा, तो ये जो बीच से डायगोनल जाएगा, यही डायगोनल आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मिडिल से जो रिजल्टेंट डायगोनल जाएगा, वही डायगोनल ही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, R इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सिमिलरली यहां पर थीटा क्या है, पहले तो ये समझ लो, थीटा है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ये वाला एंगल है थीटा, वो थीटा हम लोग यहां फॉर्मूला में सिंपल रख देंगे, आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर रिजल्टेंट का पहले वेक्टर के साथ एंगल हम अल्फा मान लें,
तो हम लोग एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब ध्यान से समझिएगा, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आपके पास कितने लॉज हो गए? 3। पहला ट्रायंगल्स लॉ, दूसरा पॉलीगन्स लॉ, तीसरा पैरेललोग्राम्स। इनिशियल के जो 2 लॉज थे उसमें इसको उससे मिलाओ, उसको उससे मिलाओ, फिर इसको इससे मिलाओ और फिर इसकी लंबाई को नापो। वहां पर मेजरमेंट करना पड़ता है कि इसको इससे मिलाओ और फिर उसकी लंबाई को नापो। देखो वेक्टर में वेक्टर जब जोड़ोगे तो जो आएगा वो भी कैसा होगा? वेक्टर होगा। भाई कोई चीज मीटर में है तो मीटर में मीटर जोड़ते हैं तो जो आता है वो भी मीटर में होता है। 2 मीटर प्लस 4 मीटर बराबर 6 मीटर। तो ऐसे ही वेक्टर में वेक्टर जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी वेक्टर होगा। और अगर वो वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक, तो वो दोनों चीजें अपने को निकालनी है। तो इसके पहले वाले जो 2 लॉज थे उसमें मेजरमेंट करना पड़ता है। जैसे इसके पहले वाले में अगर आपने इसको इससे मिलाया तो अब आप इसकी लंबाई को नापो। इसकी लंबाई नाप लोगे तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। आप इसके ये वाले एंगल को नाप लोगे थीटा को तो आपको इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। वेक्टर के पास बोलो 2 चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई और डायरेक्शन मतलब इसका एंगल। ये नापना पड़ेगा, इसके लिए प्रोटेक्टर यूज करो, स्केल यूज करो, नापो। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम मेजरमेंट नहीं करना चाहते हैं तो फिर हमको फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला हमको पता चलता है सबसे पहले पैरेललोग्राम्स लॉ में। पैरेललोग्राम्स लॉ इज यूज्ड फॉर एडिंग ओनली 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ये क्योंकि 2 ही चीज होती है भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दोनों चीजों के लिए अपने पास फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड के लिए r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यही 2 आपके पास फॉर्मूले हैं जिससे आप रिजल्टेंट और उसका डायरेक्शन दोनों निकाल पाओगे। क्लियर है? आपको अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन हम बना के दे दें कि ये है मान लीजिए 5 न्यूटन का और एक फोर्स ये है मान लो 10 न्यूटन का, इनके बीच का ये वाला एंगल 30 डिग्री आपको दे दें और साथ में ये वाला एंगल हम 15 डिग्री दे दें। ठीक, अब ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल है 15 डिग्री और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। आपको बोले दोनों को ऐड करना है भैया, ऐड करके वैल्यू क्या आएगी? तो ऐड करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो पहले हम कंस्ट्रक्शन करें, कंस्ट्रक्शन करने के बाद स्केल से नापे, एंगल नापे, तो वो पहला तरीका हो गया। लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं तो हम लोग दूसरे तरीके में आएंगे जो कि है पैरेललोग्राम्स लॉ। पैरेललोग्राम्स लॉ क्या कहेगा? r इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab मतलब 5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल, और 2 के बीच का एंगल यहां पर कितना है? 30 डिग्री। तो वो 30 डिग्री बेटा हम यहां पे रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? ये आपका बनेगा 25 प्लस 100 प्लस ये बनेगा 100 cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये बनेगा अंडर रूट 125 प्लस 50 अंडर रूट 3। ये वैल्यू आ जाएगी रिजल्टेंट की। अगर हम कैलकुलेटर से √3 की वैल्यू निकालें, 50 से मल्टीप्लाई करें और 125 ऐड करके फिर अंडर रूट निकाल लें तो बोलो एक एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास आ जाएगी। सही है? यहां तक भी लाके हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतने न्यूटन, ये हो गया हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। सही है? फिर दूसरा फॉर्मूला कहता है tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो उसमें सबसे पहली बात समझो, अल्फा कौन सा एंगल था? अल्फा वॉज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर। और रिजल्टेंट के बारे में आप लोग मुझे बताइए, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा? बोलो भाई, ये 2 वेक्टर्स के का जो रिजल्टेंट था वो इनके बीच से जा रहा था, तो ऐसे वो भी जाएगा। पूरा अगर आपको बनाना है तो आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करो भाई। इसके पैरेलल यहां से बनाओ और इसके पैरेलल यहां से बनाओ, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा। ये जो डायगोनल है बोलो यही रिजल्टेंट है अपना। सही है? अल्फा बेटा कौन सा एंगल होता है? देखो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है। अल्फा कौन सा एंगल होता है? रिजल्टेंट का फर्स्ट वेक्टर के साथ। तो अगर पहला वेक्टर 5 न्यूटन था तो बोलो ये एंगल क्या हो गया? अल्फा। सही है? अब लगाओ फॉर्मूला।
tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। b मतलब दूसरा वेक्टर, दूसरा कौन है, अगर ये पहला है तो दूसरा ये है, मतलब 10 sin 30 अपॉन 5 प्लस 10 cos 30। साइन 30 होता है 1/2, तो 10/2 मतलब 5 अपॉन 5 प्लस 5 अंडर रूट 3। बोलो भाई, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, tan अल्फा अगर इतना है तो अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट। तो ये आ गया रिजल्टेंट का डायरेक्शन और ये आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर्स अगर कभी भी दिए जाएंगे तो हम सिंपली उनको ऐड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चीज जो आपको यहां पर पता होना चाहिए वो है, अगर मोर देन 2 वेक्टर्स दे दिए जाए ऐड करने को तब क्या करेंगे। तो ऐसे में उनका कंपोनेंट करना पड़ता है और कंपोनेंट वाला मेथड हम यूज करते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है उसके पार्ट्स। तो अगर ये कोई एक वेक्टर है x डायरेक्शन में, इसका नाम fx है, ये कोई वेक्टर है y डायरेक्शन में, इसका नाम fy है, अगर इन दोनों को ऐड करना है बेटा तो रिजल्टेंट बताओ क्या होगा, क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट को किससे ज्वाइन करते हैं, लास्ट से। पहला पॉइंट ये है और बोलो लास्ट पॉइंट ये है, तो क्या इन दोनों का सम ये होगा, मतलब fx और fy वेक्टर को जोड़ने पर क्या आया, f। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस f के 2 पार्ट्स करिए तो वो 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, fx एंड fy। तो अगर इसको जोड़ने पर ये आता है तो इसको तोड़ने पर फिर से वही fx और fy मिलेगा, क्योंकि x डायरेक्शन में इसलिए इसका नाम होता है x कंपोनेंट और वो y डायरेक्शन में है इसलिए उसका नाम है y कंपोनेंट। क्या ये बात क्लियर है? बोलो भाई, अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो यहां ट्रायंगल में हम लोग cos थीटा लगा सकते हैं। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है fx और हाइपोटेनस है f, तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, f cos थीटा। क्लियर? और यहीं पर अगर हम लोग साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है fy और हाइपोटेनस है f, तो fy की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी f साइन थीटा। तो इसका मतलब अगर ये फोर्स है, ये एंगल है, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कितना होता है, कॉस वाला, और जो बच जाए वो साइन वाला। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ कंपोनेंट करें तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये 10 न्यूटन है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा भाई, 10 cos 30 डिग्री। तो इधर क्या होगा, सिंपल, एंगल के साथ वाला कॉस और जो बच गया वो। क्लियर है? ये यही एंगल अगर यहां से ना देकर आपको हम ऊपर से दे दें, ये है वही 10 न्यूटन, इस बार ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो बोलो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 60 डिग्री, और इधर की तरफ क्या होगा, पक्की बात है। तो एंगल के साथ वाला कॉस जो बच गया वो। इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट करते हैं। तो अगला जो मेथड हमारा है, जहां पर हमें नंबर ऑफ फोर्सेस गिवन होंगे, नंबर ऑफ वेक्टर्स गिवन होंगे और उनको ऐड करना होगा। जैसे एक यहां पर है 10 न्यूटन का, दूसरा यहां पर है 20 न्यूटन का, तीसरा मान लीजिए इधर की तरफ है 30 न्यूटन का। यही 3 हमको दे दिए गए कि सर इसको ऐड करो। 3 वेक्टर्स या 4 वेक्टर या 10 वेक्टर्स दे दिए जाए, ऐड करो। इस तरीके से सबके कुछ ना कुछ एंगल होंगे। ठीक, अगर ऐड करना है तो सबसे पहला काम होता है इनका आप कंपोनेंट करो, तो कुछ ना कुछ इस तरीके का एंगल दिया जाएगा हमको। ठीक, इस तरीके से कुछ रैंडम एंगल्स गिवन होंगे, 30, 60, 30, 45 ऐसा कुछ एंगल होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग कंपोनेंट करेंगे। ये 10 है, ये 30 है, बोलो इधर क्या होगा, 10 cos 30, और इधर क्या होगा 10 sin 30। ये 20 है, ये 60 है, तो इधर क्या होगा 20 cos 60। इधर की तरफ क्या होगा 20 sin 60। ये 30 न्यूटन है, 30 डिग्री है, तो इधर 30 cos 30, और इधर की तरफ
30 साइन 30 डिग्री। कंपोनेंट कर लेंगे। कंपोनेंट करने के बाद का काम सुनिए, ये तो केवल 3 वेक्टर्स थे, ऐसे 10 वेक्टर्स भी होते तो हम 10 का कंपोनेंट करते। एंगल के साथ कॉस, जो बच गया वो साइन। कंपोनेंट करने के बाद का काम ये है, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सिग्मा मतलब होता है सम, तो एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्सेस दिख रहे हैं उनका सम करिए। एक्स में कौन कौन है, 10 cos 30, ये वाला और ये वाला, सही है। जो राइट में है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट में है वो निगेटिव। सो 10 cos 30 राइट में था पॉजिटिव, और ये 20 sin 60 लेफ्ट में है इसलिए निगेटिव। सिमिलरली 30 cos 30 ये भी क्या होगा, निगेटिव। क्या ये बात सही है? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू इसका आ जाएगा। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई निकालेंगे, मतलब वाई डायरेक्शन के फोर्सेस देखो, वाई में कौन कौन है, ये दोनों और ये, तो जो ऊपर है वो पॉजिटिव, यानी कि 10 sin 30 प्लस 20 cos 60 माइनस 30 sin 30 डिग्री। क्लियर है? देखो cos 30 होता है √3/2, sin 60 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, ये सब √3/2। sin 30 होता है 1/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2। तो क्या ये सब वैल्यूज पता है? सब वैल्यू रख देंगे, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई कुछ ना कुछ आ जाएगा। क्लियर? देखो हम लोगों ने दिमाग क्या लगाया, दिमाग हम लोगों ने ये लगाया, अगर हमको 2 से ज्यादा वेक्टर्स गिवन थे, 3 4 5 6 10 वेक्टर्स हमको गिवन थे, अगर हमने सबके कंपोनेंट केवल x और केवल y में किया तो फाइनली सिर्फ कितने वेक्टर्स बचेंगे, 2। किस किस डायरेक्शन में, एक x में और एक y। अब हमारे पास सिर्फ 2 वेक्टर्स हैं, एक x में है एक y में है, तो बोलो इनके बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, एक x में होगा ऐसा और एक y में होगा। सिग्मा एफ वाई, क्या इनके बीच का एंगल हमेशा 90 होगा? और अगर 90 है और आपसे मैं कहूं कि बेटा रिजल्टेंट बताओ, तो रिजल्टेंट यही होता है, फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, यही रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर मैं यहां से आपसे पूछूं तो आप पैरेललोग्राम्स लॉ भी यूज कर सकते हैं और पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस देखो तो आप बोलोगे सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, या फिर आप पैरेललोग्राम्स लॉ अगर सोचो तो उसमें भी मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। वो थीटा है 2 वेक्टर के बीच का एंगल जो कि 90 है, cos 90 बोलो 0 होता है, तो वो 2ab cos 90 वाला टर्म गायब, 0। ठीक। अगला मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था tan अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला मैंने बताया था b sin थीटा अपॉन a प्लस b, जिसमें अल्फा कौन सा एंगल होता है, रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच का। तो ये रिजल्टेंट है, ये पहला वेक्टर, इसके बीच का एंगल अल्फा है। तो यहां पे बेटा लगाओ b यानी सेकंड वेक्टर, तो b sin थीटा यानी sin 91 होता है, अपॉन a यानी पहला वेक्टर, तो सिग्मा एफ एक्स प्लस सिग्मा एफ वाई cos 90, फिर से 0। सिंपल, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे एंगल अगर अल्फा है, tan अल्फा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एफ वाई और बेस है एफ एक्स, तो सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो ये है आपका मेथड ऑफ कंपोनेंट, हमेशा ऐसे ही लगेगा, और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है वेक्टर का, जो कि बहुत ज्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं। कुछ समझ में आया? सबसे पहला काम क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट करने के बाद का काम क्या है, जो x में उनको जोड़ो, जो y में है उनको जोड़ो। उसके बाद बस ये फॉर्मूला है, r बराबर √f(x² प्लस f(y²), तो इससे आएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अगला फॉर्मूला है tan अल्फा बराबर fy अपॉन fx, उससे आएगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी कि अल्फा एंगल। ये 2 चीजें अपने को मिल जाएंगी, यही 2 निकालना होता है। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको वेक्टर्स में वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। 2 तरीके का वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। सबसे पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहला डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे और जो क्वांटिटी आएगी वो स्केलर क्वांटिटी आएगी। कैसी आएगी? स्केलर। वेक्टर में वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो स्केलर होगा। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, ए बी कॉस थीटा।
जहां पर ए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी दूसरे का मैग्नीट्यूड है और थीटा उनके बीच का एंगल है। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। पहला डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको पढ़ाया, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर में वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और जो क्वांटिटी आएगी दैट विल बी ऑल्सो वेक्टर। तो यहां पर ए बी साइन थीटा, देखो उसमें ए बी कॉस थीटा था, इसमें ए बी साइन थीटा। देखो ये ए बी कॉस थीटा ये केवल एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। भाई ए क्या है, पहले का मैग्नीट्यूड, बी दूसरे का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना। कॉस 30 है तो √3/2, कॉस 45 है तो 1/√2, कॉस 60 है तो 1/2, एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना इसकी। इसका मतलब ये क्या है, मैग्नीट्यूड है केवल। तो ये भी क्या है, ए बी साइन थीटा इज ऑल्सो अ मैग्नीट्यूड, एक नंबर होगा ये। तो इस नंबर में हम लोग एक डायरेक्शन देंगे बाय मल्टीप्लाइंग अ यूनिट वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला सिंपल, ए बी कॉस थीटा, और ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हो, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो ये जो क्वांटिटी आती है वो कैसी आती है, वेक्टर। इसको वेक्टर बनाने वाला कौन है, एन कैप। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है which is perpendicular, it is a unit vector perpendicular to plane of a vector and b vector। a वेक्टर और b वेक्टर मैंने आपको कल बताया होगा, कोई भी दो वेक्टर हमेशा कैसे होते हैं, कोप्लेनर। दो वेक्टर्स कैसे होते हैं, कोप्लेनर। तो दो वेक्टर्स का एक प्लेन होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, एन कैप। दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो तीसरा वेक्टर आएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। क्लियर है। अगर एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, ठीक, इनके बीच का अपना कुछ एंगल भी है, तो बोलो ए बी साइन थीटा। ये तो हमें सिंपल पता है, ए मतलब इसकी लंबाई, बी मतलब इसकी लंबाई, साइन थीटा आप समझ ही रहे हो, ठीक। सिर्फ अननोन क्या आपके पास होता है, एन कैप। कि सर ये एन कैप का डायरेक्शन कैसे आएगा, उसके लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल होता है। राइट हैंड थंब रूल होता है जिसमें ए वेक्टर की तरफ उंगलियों को करिए, बी वेक्टर की तरफ उंगलियों को फोल्ड करिए कंफर्टेबली। तो जिधर थंब शो करे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, या कह सकते हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो यहां पर ए क्रॉस बी किधर आएगा, आउटवर्ड्स। अगर मैं आपसे कहूं बी क्रॉस ए करिए, तो बी की तरफ उंगलियों को करेंगे और ए की तरफ घुमाएंगे। अब इधर तो घूमेंगी नहीं उंगलियां, तो अपने हम हाथ को घुमाएंगे। क्लियर, करना राइट हैंड से ही है। तो अब थंब किधर जाएगा, इनवर्ड्स। तो कोई भी दो वेक्टर अगर है और आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ए वेक्टर की तरफ उंगलियों को करो, बी की तरफ घुमाओ, जिधर थंब शो करे वही डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर। वेक्टर में इतनी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर? तो ये एक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्प समरी है इस पूरे चैप्टर का।